हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम अध्याय 8 बैंकिंग एवं आयकर या बैंकिंग एवं कराधान वाला जो आपका चैप्टर है उसके बारे में पढ़ेंगे। इस चैप्टर में बैंक से संबंधित जितने भी कार्य होते हैं और उनके संबंध में जानकारी बताया गया है। गणित में हम क्या करेंगे, बैंक में जो खाते हम खोलते हैं उन खातों में ब्याज की गणना किस प्रकार की जाती है, इसकी भी जानकारी आप इस अध्याय में देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि बैंक की अवधारणा क्या है और बैंक का जो कॉन्सेप्ट है वो आया कहाँ से है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज के समय में बैंक जो है हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण हो गया है। बैंक जो है हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन गया है। बैंक के बिना आजकल हमारा काम जो है वो अधूरा हो जाएगा। बहुत सारा काम हम कर नहीं पाएंगे। यानी कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि बैंक जो है हमारे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो क्या आप सोचे हैं कि जब पुराने समय में यानी आपके दादाओं के जो समय था उन समय में अगर हम जाएं तो क्या बैंक के कार्य होते थे जैसा कि आज बैंक हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो क्या उस समय लोग बिना बैंक के अपना काम कैसे कर लेते थे? क्या उस समय बैंक का कॉन्सेप्ट था? तो मैं बता दूं आप लोगों को कि उस समय भी बैंकिंग के कार्य होते थे। हालांकि बैंक नहीं थे, लेकिन बैंकिंग का जो कार्य है वो होते थे उस समय भी। बैंकिंग का मतलब होता है बैंक के अंदर होने वाली समस्त गतिविधियों से उसका मतलब होता है। जैसे बैंक में खाते खोलना, बैंक में पैसे निकालना, बैंक से लोन प्राप्त करना। इस प्रकार से जितनी भी गतिविधियां जो बैंक के अंदर संचालित होती हैं उनको हम बैंकिंग कह सकते हैं। पुराने के समय में जो समाज के जो बड़े लोग थे या प्रभावशाली व्यक्ति थे या जिनके पास पैसा अधिक था या जो संपन्न व्यक्ति थे उनको पटेल, सेठ, महाजन या सराफ इस प्रकार के या साहूकार इन नामों से उनको बोला जाता था, जाना जाता था इन नामों से। और इनके पास जो लोग थे जिनके पास पैसा कुछ बचत हो जाता था वो लोग इसके पास अपने पैसे को क्या है जमा कर देते थे और जब ज़रूरत पड़ता था तब इनसे वो पैसे निकाल लेते थे या ले लेते थे। धीरे धीरे इन साहूकार और पटेल लोगों ने क्या किया कि जो लोग इनके पास पैसा रखते थे तो पैसा रखने के बदले में लोगों को ये लोग ब्याज देना प्रारंभ किए। ठीक है ना। तो इस प्रकार से क्या हुआ कि बैंकिंग का जो कॉन्सेप्ट है उसका श्री गणेश हुआ है और बैंकिंग जो है उस समय भी संचालित होता था। तो बैंक का कॉन्सेप्ट आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि बैंक के अंतर्गत क्या काम होते हैं और बैंक की अवधारणा कहाँ से आई है। मतलब पुराने समय में भी बैंकिंग के कार्य होते थे, हालांकि बैंक नहीं था लेकिन बैंकिंग के कार्य जो है होते हैं। तो इस प्रकार हम बैंक को परिभाषित कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बैंक को हम किस प्रकार परिभाषित कर सकते हैं। जो जनता द्वारा की गई जमा राशि पर ब्याज देती है तथा ज़रूरतमंद व्यापारियों व अन्य व्यक्तियों को ब्याज पर रुपए उधार देती है, ऐसी संस्था को हम क्या कर सकते हैं, बैंक कह सकते हैं। बैंक में हम अपना पैसा जमा कर सकते हैं, जमा करने पर हमको बैंक जो है ब्याज देती है और जो ज़रूरतमंद लोग रहते हैं उनको बैंक उधार या जिसको आप लोन कहते हैं वो भी बैंक देती है। पुराने समय में भी जो साहूकार होते थे ना, वो ज़रूरतमंद लोगों को पैसा उधार देते थे। उसके बदले वो लोग कुछ अपने ज़मीन गिरवी रख लेते थे या कुछ भी सोना चांदी आभूषण को अपने पास जमा रख लेते थे। तो उसी कॉन्सेप्ट के आधार पर बैंक से भी हमको क्या है, लोन प्राप्त हो जाता है और जमा जमा भी कर सकते हैं पैसा और जमा की गई पैसे में हमको ब्याज भी मिलता है। सामान्यतः बैंक ऋण देने वालों को जिस ब्याज पर ऋण देती है वह जमाकर्ताओं को दिए जाने वाले ब्याज दर से अधिक होती है। मतलब जैसे आप बैंक में पैसा जमा किए हैं तो आप पैसा जमा करेंगे तो बैंक आपको कम ब्याज देगी, लेकिन अगर आप उधारी ले लेते हैं बैंक से तो फिर उसमें बैंक आपसे ज़्यादा ब्याज लेगी।
जमाकर्ता के धन को ही बैंक में सुरक्षित रखकर जरूरतमंद लोगों व संस्थाओं को ऋण देती है। इसके अतिरिक्त बैंक अनेक प्रकार से धन के लेन देन में भी लोगों की सहायता करती है। जमाकर्ता यानी जो पैसा जमा करते हैं ना, उन्हीं के पैसों को बैंक जो है लोन के रूप में प्रयोग करती है, दूसरे ज़रूरतमंद लोगों को लोन देती है। ठीक है, ये यहाँ पर बताया गया है। अब देख लेते हैं बैंक में क्या क्या कार्य होते हैं। तो बैंक में सामान्यतः निम्नलिखित कार्य होते हैं, कुछ तो आप समझ ही गए होंगे। जैसे कि पहला, जमाकर्ता से धन प्राप्त करना, मतलब पैसा जो जमा करते हैं उनसे क्या होता है, धन प्राप्त करना। बैंक में पैसा जमा करना। ऋण प्रदान करना, ऋण मतलब लोन, लोन का कॉन्सेप्ट आप जानते होंगे, लोन लेते हैं जिनको पैसे की ज़रूरत होती है। लॉकर उपलब्ध कराना, लॉकर भी आप जानते हैं, सोना चांदी आभूषण जो है घर में जैसे रखते हैं तो सुरक्षित नहीं रहता है, इसलिए कई लोग क्या करते हैं, उसको बैंक में अपना लॉकर खुलवा लेते हैं और लॉकर में उसको जमा कर देते हैं। यात्रा चेक, विदेशी मुद्रा यात्रियों को उपलब्ध कराना, ये सब भी काम बैंक द्वारा किया जाता है। विभिन्न प्रकार के खाते खोलना, खाते खोलने का भी जो कार्य है वो बैंक में किया जाता है। इसके बाद हम देखते हैं बैंक से हमको क्या क्या सुविधाएं प्राप्त होती है। तो बैंक में जैसे आप अपना खाता खुलवा लिए हैं, तो आजकल बैंक में क्या है, इंटरनेट बैंकिंग होता है। इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से आप तुरंत कहीं भी अपने खाते से पैसा जो है स्थानांतरित कर सकते हैं। एक ये भी बहुत महत्वपूर्ण सुविधा है। दूसरा ये कि एक एटीएम कार्ड आपको मिलता है बैंक के द्वारा। उस एटीएम कार्ड से आप 24 घंटे में कहीं भी किसी भी समय किसी भी एटीएम से आप पैसा निकाल सकते हैं। तो इस प्रकार बैंक से ये सब सुविधा मिलती है। अब हम देखते हैं कि बैंकों में खाता कैसे खोला जाता है। तो बैंक में खाता खोलने के बारे में भी आप लोग जानते होंगे। आजकल तो क्या है, सभी का बैंक खाता खुलता है। तो बैंक खाता खोलने के लिए बैंक का एक फॉर्म होता है खाता ओपन करने के लिए। उस फॉर्म को आप भर कर बैंक में देते हैं और उसके साथ कुछ डॉक्यूमेंट जैसे कि आधार कार्ड, पैन कार्ड या अपने परिचय पत्र के लिए कोई डॉक्यूमेंट देते हैं या अपने एड्रेस के लिए। तो दोनों डॉक्यूमेंट देना पड़ता है। एक तो पहचान पत्र के लिए कोई भी डॉक्यूमेंट जैसे कि पैन कार्ड वगैरह चल जाएगा, आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड इत्यादि। और दूसरा जो है एड्रेस प्रूफ के लिए देना पड़ता है, बिजली बिल का फोटोकॉपी या पानी बिल, या आधार कार्ड में भी एड्रेस रहता है, या ऐसा जो भी डॉक्यूमेंट जिसमें एड्रेस हो। तो ये डॉक्यूमेंट आप लोगों को बैंक में जमा करना पड़ता है। और इसके साथ साथ अलग अलग बैंकों द्वारा अलग अलग निर्धारित किए गए पैसा भी जमा करना पड़ता है। मतलब आप जब खाता खुलवाएंगे तो खाता वाला जो फार्म है तो भरेंगे ही भरेंगे, उसके साथ जो भी डॉक्यूमेंट देना हो तो देंगे ही, लेकिन उसके साथ में कुछ पैसे भी जमा करने पड़ते हैं। जैसे कि अलग अलग बैंक में अलग अलग नियम होता है। कुछ बैंक में 500 में भी खाते खुल जाते हैं, कहीं 3000 में खाते खुलते हैं, कहीं 2500 में। तो इस प्रकार अलग अलग बैंक में क्या है, अलग अलग राशि जमा करनी पड़ती है। बैंक की तरह डाकघर में भी खाते खुलते हैं। डाकघर मतलब कि पोस्ट ऑफिस। पोस्ट ऑफिस में भी बैंक से संबंधित सभी कार्य होते हैं, वहाँ भी आप अपना खाता खुलवा सकते हैं। जैसे कि बैंक में खाता खुलता है, पोस्ट ऑफिस में खाता खोलने के लिए ज़्यादा पैसा जमा करने की आवश्यकता नहीं होती है। उसमें 50 रुपये से 100 रुपये या 500 रुपये में भी बैंक में खाता उसमें खुल जाता है। खाता खोलने के बाद आप लोगों को बैंक द्वारा एक पासबुक दिया जाता है जिसमें आपका खाता क्रमांक वगैरह सभी की प्रविष्टियाँ रहती हैं। उसके बाद आप जितने भी ट्रांजैक्शन करते हैं, खाता से पैसा निकालना, जमा करना, उन सभी का विवरण उसमें समय समय पर अपडेट किया जाता है पासबुक में। अभी एक ऐसा नियम हो गया है कि अगर आपके बैंक, सभी बैंक के द्वारा एक मिनिमम जो है राशि अपने खाते में रखना है, ऐसे करके अनिवार्य कर दिया गया है। अगर आप उस मिनिमम जो राशि है उससे कम आपके खाते में बैलेंस है तो आपको बैंक द्वारा पेनाल्टी लग सकता है। ठीक है, तो आप अपने बैंक खाते में पता करिए कि कितना मिनिमम बैलेंस उसमें होना चाहिए। अगर उससे कम है तो आपको पेनाल्टी देना पड़ सकता है। इसके बाद हम देखेंगे कि बैंक में कितने प्रकार के खाते खोले जा सकते हैं। तो कुछ खातों के नाम जो मुख्यतः खोले जाते हैं वो यहाँ पर आप देख सकते हैं। जैसे बचत खाता, सेविंग बैंक अकाउंट इसको बोला जाता है। चालू खाता, करेंट अकाउंट।
सावधि जमा खाता यानी फिक्स डिपॉजिट अकाउंट और आवर्ती जमा खाता रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट। तो इस प्रकार से ये सब मुख्यतः खाते हैं। ज़्यादातर बचत बैंक खाता ही बैंक में खोला जाता है। इसके अतिरिक्त अन्य भी कुछ खाते होते हैं, जैसे कि वरिष्ठ नागरिक जमा खाता पीपीएफ होता है और नो फ्रिल्स अकाउंट। तो इस प्रकार से बैंक में बहुत सारे खाते खोले जा सकते हैं। अब हम इसके बाद जो हमको इस अध्याय में पढ़ना है बैंकिंग एवं कराधान में, उससे संबंधित जो बैंक खाते हैं उसके बारे में हम जानकारी यहाँ पर देखते हैं। तो पहला हम देख लेते हैं बचत बैंक खाता। बचत बैंक खाता सामान्यतः जो है वो ऐसे लोगों के लिए अच्छा होता है जो जैसे कि पैसा ज़रूरत पड़ने पर कभी भी निकाल सकते हैं, या अगर पैसा उनके पास एक्स्ट्रा है तो वो कभी भी जमा कर सकते हैं। ऐसे लोग इस खाते को खुलवाते हैं। इस खाते में आप जमा करोगे, उस पैसे को कभी भी जमा कर सकते हो, किसी भी तारीख को, हर महीने के, और जब आपको ज़रूरत होगा तब आपको उस पैसे को निकाल सकते हैं। इस खाते में आप जो पैसा जमा करेंगे उसमें ब्याज जो है वो ब्याज की दर कम होती है, क्योंकि बैंक आपके लिए उस पैसे को रखा रहता है। आप पैसा जमा कर दिए हो, उस पैसे को बैंक कोई उपयोग नहीं करता है, क्योंकि आप उस पैसे को कभी भी निकाल सकते हैं। तो इस बचत बैंक खाते में ब्याज की दर जो है अन्य खातों से कम होती है। सेकंड होता है इसमें सावधि जमा खाता। सावधि जमा खाता को फिक्स डिपॉजिट अकाउंट भी कहते हैं। सावधि जमा खाता का तभी खुलवाया जाता है जब आप आश्वस्त हैं कि आपको 2 साल, 4 साल या 1 साल या 10 साल के लिए पैसों की ज़रूरत नहीं है। इस खाते को खुलवाने के लिए आपको एक साथ एक निश्चित अमाउंट जमा करना होता है, जैसे कि 50,000, 1 लाख, 2 लाख या 10 लाख एक साथ आप जमा करेंगे बैंक में। फिक्स डिपॉजिट मतलब एक साथ आप राशि जमा कर देंगे और बैंक वालों को आप बताएंगे कि हम इस राशि को 5 साल के लिए या 1 साल के लिए या 6 महीने या 2 साल के लिए जमा कर रहे हैं। मतलब एक बार आप जमा कर दिए मान लो 2 साल के लिए, तो 2 साल तक आप उस पैसे को नहीं निकाल सकते, ठीक है ना। तो 2 साल तक आप नहीं निकाल सकते, मतलब बैंक वाले क्या है, आश्वस्त हो जाते हैं कि 2 साल तक तो ये पैसा हमारा है। तो बैंक वाले क्या करते हैं, आपके द्वारा जो जमा की गई पैसा है ना, उसको किसी अन्य काम में उपयोग कर लेते हैं, जैसे लोन, किसी व्यक्ति को लोन देना, ये सब चीज़ों में। तो सावधि जमा खाता में ब्याज की दर बचत खाता से इसीलिए अधिक होती है, क्योंकि इसमें बैंक आश्वस्त रहता है कि आप 2 साल के लिए जमा कर दिए हैं, मतलब 2 साल तो पैसे को निकालेंगे ही नहीं, ठीक है। तो ये सावधि जमा खाता होता है। इसके बाद अगला है आवर्ती जमा खाता। आवर्ती जमा खाता जो है वो जो शुरू में जो उपर्युक्त 2 ठो जो खाता बताया हूँ ना, उन दोनों से ये अलग है। और आवर्ती जमा खाता जो है छोटे छोटे राशि जैसे आपके पास जमा करना है, जमा करने के उद्देश्य से इस खाते को खुलवाया जाता है। हर महीने इसमें जमा किया जाता है पैसा, जैसे आप 100 रुपये से लेके 200, 400, 1000, 2000 जितना भी आपका बचत हो रहा है हर महीने, उस राशि को आप बैंक में जमा करना चाहते हैं तो उस उद्देश्य से इस आवर्ती जमा खाता को खुलवाया जाता है। इसमें भी टाइम लिमिट रहता है। आप बैंक को बताएंगे कि आप कितने साल के लिए जमा करेंगे। जैसे आप 2 साल के लिए जमा करेंगे तो हर महीने आपको एक निश्चित राशि जमा करनी पड़ेगी। निश्चित राशि का मतलब होता है जैसे 100 रुपये जमा कर रहे हैं तो 2 साल तक आपको 100 रुपये ही जमा करना है। तो इस प्रकार से ये आवर्ती जमा खाता में भी समय आपको बताना पड़ेगा कि कितने साल के लिए जमा कर रहे हैं, और हर महीने इसमें जमा करना पड़ता है एक निश्चित राशि, 100 रुपये से लेके 500, 400 या जितना भी आपका बचत हो जाता है उतना। इस आवर्ती जमा खाता में भी बचत खाते की तुलना में ब्याज की जो दर है वो अधिक होती है, क्योंकि इसमें भी आप निश्चित अवधि के लिए जमा कर रहे हैं ना पैसा, 2 साल के लिए कर रहे हैं, मतलब बैंक वाले आश्वस्त हैं कि आप 2 साल तो नहीं निकालेंगे इस पैसे को, ठीक है। तो ये 3 प्रकार के मुख्यतः खाते हैं, और इस साल हमको इस क्लास में केवल आवर्ती जमा खाता और सावधि जमा खाता में ब्याज की गणना कैसे करनी है इसी को देखना है। तो इसके बाद मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि सूत्र क्या है जिसके प्रयोग से हम ब्याज निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सावधि जमा खाते में ब्याज की गणना। इस खाते में जमा राशि पर ब्याज की गणना के लिए निम्नलिखित सूत्र का प्रयोग किया जाता है। ये सूत्र आप पहले पढ़ चुके हैं, ए बराबर पी 1/r/100 की घात n। यहाँ पर जो ए है वो मिश्र धन कहलाता है। मिश्र धन आप जानते हैं, मिश्र धन
ब्याज और मूलधन का योगफल को मिश्र धन कहते हैं। पी मूलधन है और आर दर है, कितने प्रतिशत दर से आपको ब्याज दिया जाएगा बैंक के द्वारा। एन जो है वो समय है। इस खाते में कंडीशन ये रहता है दो ठो कि जब ब्याज की गणना तिमाही आधार पर की जाए, माने तिमाही आधार पर अगर ब्याज की गणना की जाएगी ना, तो जो दर रहेगा उसको आधा कर देंगे आप। जैसे क्वेश्चन में जो भी दर दिया रहेगा वो आधा हो जाएगा और समय को क्या कर दिया जाएगा, इसमें दुगना कर देंगे। तो इसको आप याद रखेंगे। अगर ब्याज की गणना छमाही होती है तब क्या करेंगे, दर को 1/4 कर देंगे, मतलब दर का 4 भाग कर देना है, 4 से उसको डिवाइड कर देना है, भाग दे देना है, और समय क्या है 4 गुना हो जाएगा। तो तिमाही, छमाही और तिमाही ये दो गणना इसमें होता है सावधि जमा खाते में। इसको आप याद रखेंगे, इससे रिलेटेड सवाल भी है, उसमें इसका प्रयोग करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट है आवर्ती जमा खाता में जमा राशि पर ब्याज की गणना। तो आवर्ती जमा खाता मैं आप लोगों को बताया था कि इसमें हर महीने पैसा जमा करना होता है। तो उसमें ब्याज की गणना कैसे करेंगे, उसके लिए फार्मूला है ब्याज बराबर मासिक जमा धन गुणित दर बटे 100 गुणित महीनों की संख्या और ब्रैकेट के अंदर महीनों की संख्या +1/24। तो ये इसका सूत्र है। ये दो प्रकार के खाते हैं, सावधि जमा खाता और आवर्ती जमा खाता। दोनों में हमको ब्याज की गणना करना है, मिश्र धन की गणना करना है। इन दोनों सूत्र को आप याद रखिए। इसके बाद इसके आगे नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों को इनसे संबंधित सवाल को कैसे हल करते हैं उसको बताऊंगा। उम्मीद है कि आप लोगों को ये बैंकिंग का जो कॉन्सेप्ट है वो समझ में आ गया होगा। किसी भी प्रकार का अगर कोई भी डाउट होगा या समस्या होगी तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी आए तो लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर करें। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली वीडियो आपको आसानी से प्राप्त हो सके।